गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम जो ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर है एशिया, उसमें आज हम पावर रिसोर्सेज या शक्ति के संसाधनों को डिस्कस करेंगे। ये आपकी सेकेंड यूनिट का टॉपिक है जिस पे आज हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम अपने डेवलपमेंट की बात करते हैं, डे टू डे लाइफ की बात करते हैं, किसी भी तरह के मूवमेंट की बात करते हैं, तो उसमें शक्ति या ऊर्जा के जो संसाधन हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है और उनके बिना ये कोई भी कार्य संभव ही नहीं है। तो जो हम इनकी बात करते हैं, शक्ति के संसाधनों की बात करते हैं, उसमें ये प्राकृतिक परिवेश में जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं, इनके मध्य जो अंत्यक्रिया होती है उसकी वजह से इनका निर्माण होता है। इनको हम फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि इनकी रचना जो होती है वो ज़मीन के अंदर होती है। और ये जो हैं, ये जितनी भी वनस्पति है या जीव जंतु हैं, ये किसी भी कारण से जब मिट्टी की परतों में दबते चले जाते हैं तो आंतरिक भाग में जो हाइड्रोकार्बन के तत्व इनमें मिलते हैं और अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से इनका निर्माण होता है। इसी प्रकार ये जो कोयले की बात करेंगे, प्राकृतिक तेल की बात करेंगे, तो इनका निर्माण सबका इसी प्रकार से होता है। आप देखिए, कभी कभी हमारे मन में ये बात आती है कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये इतनी बड़ी मात्रा में हमारी पृथ्वी में इनके भंडार हैं, तो इसका कारण क्या है कि जब पृथ्वी में जब स्थायित्व आया, उसके पहले उसको बहुत सारे ऐसे कालों से गुजरना पड़ा जब पृथ्वी पर बहुत बड़ी बड़ी प्राकृतिक घटनाएं हुई और इन घटनाओं की वजह से बड़ी मात्रा में जो वनस्पति थी वो ज़मीन पे ध्वस्त हो गई। बहुत सारे जो जीव जंतु थे वो ज़मीन की परतों में, मिट्टी की परतों में दबते चले गए। तो इस प्रकार की जो बड़ी घटनाएं हुई, उनका आज जो रिज़ल्ट है वो हमें पावर रिसोर्सेज या शक्ति के संसाधन या जीवाश्म ईंधन के रूप में हमारे सामने आ रहा है। इनके महत्व को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे जितना भी विकास कार्य की जो सीढ़ी है वो इन्हीं से होकर गुजरती है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि ये इस प्रकार से जो इसका ज़मीन के अंदर जो इसका निर्माण हुआ है और अलग अलग कालों में अलग अलग घटनाओं के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए कार्बनीफरस युग में प्राकृतिक वनस्पति का जो ध्वंस हुआ था उससे हमें कोयले का भी निर्माण मिला। तो ये अलग अलग प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार से पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो हमें इस प्रकार से अलग अलग घटनाएं देखने को मिलती हैं। पर हम ये देखते हैं कि मानव के विकास में इन सभी संसाधनों का बहुत योगदान है। एक उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, अगर हम एशिया में गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें, खाड़ी के जो देश है जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक तेल के भंडार हैं, वहाँ पर जो सारी प्रॉस्पेरिटी है वो इन्हीं की वजह से है। अगर आप दुबई, आबू धाबी, कतर, मस्कट, यूएई इनकी फ़ोटोग्राफ्स देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी यूरोपियन देश की फ़ोटो है, या मतलब डेवलपमेंट एशिया देशों में जो इन देशों में हुआ है उसका जो मुख्य कारण है वो ये पेट्रो डॉलर है। और ये पेट्रो डॉलर क्या है कि जो पेट्रोल बेच के इनको धन प्राप्त होता है उससे इनकी प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पर वैसे आजकल हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, आजकल हम इस पे बात करते हैं कि अब इन देशों को एक ये रियलाइज़ होने लगा है कि धीरे धीरे उनके भंडार जो हैं वो कम होते जाते हैं। और सेकेंडली, ऑल्टरनेटिव पावर रिसोर्सेज जो हैं, नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज जो हैं, उनका विकास तेज़ी से प्रारंभ हो गया है। तो कहीं ना कहीं इन देशों के मन में एक इनसिक्योरिटी भी है कि कहीं हमारा मार्केट जो है वो कम ना हो जाए, और क्योंकि उनका सारा विकास का दारोमदार इन्हीं साधनों पे है, तो उन्होंने भी अब अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा बाइफर्केट करना शुरू किया है। वहाँ पर भी अब और भी काफ़ी सारी चीज़ें होने लगी। जैसे लेटेस्ट मैं आपको बताती हूँ कि दुबई जैसा प्रॉस्पर कंट्री जो है, जहाँ पर
एक अद्भुत देश है वो, अगर आप कंस्ट्रक्शन की तरह से देखेंगे, डेवलपमेंट की एक अद्भुत देश है, परंतु वहाँ पर भी इतनी इनसिक्योरिटी आ गई है कि वैट वहाँ पर 2 साल से वैट लगा दिया गया है। वहाँ बाहर के लोग बहुत आते थे, साल भर में वहाँ एक दुबई शॉपिंग फेस्टिवल होता था, खूब सामान बिकता था, खूब डिस्काउंट्स होते थे। पर उन देशों को अब ये चिंता होने लगी कि हम अपना आमदनी अब कैसे बढ़ाएं, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ों को इम्पोज किया जा रहा है ताकि वो इसमें अगर जो पेट्रोलियम है इसके उत्पादन में या इसके व्यापार में कुछ गिरावट आए तो वो उसको बैलेंस कर सकें। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसका निर्माण शीघ्र नहीं हो सकता। जो भंडार हैं यदि वो समाप्त हो गए तो उसके बाद उनका कुछ भी नहीं हो सकता, रिक्रिएट नहीं हो सकते हैं, इनको बनने में हज़ारों सालों का समय लगता है। तो हमें इसीलिए इसका प्रयोग भी बहुत देख सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हम इसको रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अभी हमारी, अगर हम पृथ्वी पे बात करते हैं ऊर्जा के विभिन्न संसाधनों के रूप में, तो ये हमें मेन रूप से ये जो संसाधन है कोयले के रूप में, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस के रूप में हमें मिलता है। और इस पृथ्वी पर अलग अलग भागों में इसकी उपलब्धता हम देखेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं एशिया की, और आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। तो आप ये देखिए कि वर्तमान समय में पेट्रोल का औद्योगिक विकास में, परिवहन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इनके कारण ये गतिविधियाँ, अगर ये नहीं है तो ये गतिविधियाँ संभव ही नहीं है। तो विश्व के वो देश जिसमें पेट्रोलियम के बहुत अच्छे डिपॉजिट्स हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वो आज की दुनिया में, आज के समय में इकोनॉमिक अगर हम लेवल से देखें तो उनका सर्वोच्च स्थान है। और अन्य विकसित देश जो हैं, जो और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिसमें हम बात करेंगे अमेरिका की, बात करेंगे हम यूरोपियन देशों की बात करेंगे, तो ये हमेशा इन देशों में अपना दखल रखना चाहते हैं। मेरे कहने का आशय ये है कि जो विकसित देश हैं उनकी पैनी नज़र पेट्रोलियम उत्पादक देशों पे रहती है। ये वहाँ पर बहुत अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि उन देशों पर या इनका जो असर है वो बना रहे। वहाँ की जो पॉलिटिकल चीज़ें होती है, वहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं, और उनमें भी इनका अधिकार रहे। अगर हम बात करते हैं ईरान इराक युद्ध की बात करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका वगैरह का बहुत बड़ा हाथ था, और यहाँ के देशों पर वो इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए। तो ये आर्थिक दृष्टि से प्रभुत्व स्थापित करने की ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वर्तमान समय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें ये अच्छे से पता है कि पेट्रोल के बहुत सारे उत्पादन और सह उत्पादन हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं, हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, या हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं। तो सिर्फ व्हीकल्स में नहीं, इंडस्ट्रीज़ में नहीं, बल्कि बहुत सारे उत्पादन, जैसे हम प्लास्टिक की बात करते हैं, रबर की बात करते हैं, नायलॉन है, टेरेलिन है, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, वैसलीन का उत्पादन है। इसमें भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्राकृतिक तेल का या पेट्रोलियम का यूज़ बराबर होता है। और मतलब इन सब चीज़ों के उत्पादन में भी हम पेट्रोल के यूज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें उनको काम में लेना ही पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि ये पेट्रोल के कैसे, किस तरह से उसको ज़मीन में निकाला जाता है। तो इसके कुएं खोदे जाते हैं और उन कुओं से गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है जो कि काले रंग का होता है, और फिर हम इसको हम रिफ़ाइन करते हैं, रिफ़ाइनरीज़ में इसको भेजा जाता है और फिर इसको रिफ़ाइन करते हैं। और इस रिफ़ाइन करने की प्रक्रिया में भी बहुत सारे अन्य उत्पादक भी हमें इसमें से प्राप्त होते हैं। तो पृथ्वी निर्माण में जब मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइड्रोकार्बन तत्वों के अनुपात में मिश्रित होने से ये इस प्रकार के पदार्थ हमें प्राप्त हुए। और जब इसका शोधन किया जाता है तो इस शोधन से जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं
उसका भी इंडस्ट्रियल रूप भी यूज़ भी बहुत है, डोमेस्टिक यूज़ भी बहुत है। तो इन अशुद्धियों को निकालकर हम इसको रिफ़ाइन करते हैं। इससे डीज़ल भी निकालते हैं, इससे पेट्रोल भी निकालते हैं, और इसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पेट्रोल और डीजल के रूप में हम इसको देखते हैं। और वर्तमान समय में कोयले की कंपैरिजन में अगर पेट्रोल की बात करें तो इसको ज़्यादा सुगम और ज़्यादा प्रैक्टिकल माना गया है, क्योंकि कोयले का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा मुश्किल है, जबकि इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पाइपलाइंस डाल दी जाती है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है और बहुत इंटैक्ट इसको ले जाया जा सकता है। तो इस वजह से इसमें ये इजी रहता है, परंतु साथ में ये भी ज़रूरी है कि स्टोर करने के लिए, संचय करने के लिए हमें बहुत सारी सेफ्टीज़ भी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये इतना ज्वलनशील होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत विकराल रूप में हम सुनते रहते हैं। रिफाइनरीज़ में भी आग लग जाती है, कई बड़े बड़े इस तरह की घटनाएं हमने सुनी हैं। तो ये उस तरह से रिस्की भी माना जाता है, परंतु फिर भी कोयले के कंपैरिजन में हम ये मानते हैं कि पेट्रोल का उपयोग, पेट्रोल का ट्रांसपोर्टेशन ये ज़्यादा इजी रहता है। अब हम बात करते हैं कि ये पेट्रोलियम शब्द वास्तव में है क्या और कैसे ये इसका नाम रखा गया। तो इसका ओरिजिन जो देखें, ये लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि दो शब्दों से मिलके बना है, जिसमें है पेट्रो और ओलियम। तो पेट्रोल मीन्स रॉक, चट्टान, और ओलियम मीन्स ऑयल या तेल। तो चट्टानों से जो तेल निकलता है उसके आधार पर इसका नाम रख दिया गया है पेट्रोल। और ये जो पेट्रोल है, ये 100% इसका उत्पादन बलुआ और जो चूने के पत्थर होते हैं, ऐसे अवसादी चट्टानों के बीच में जो जोड़ होते हैं, जो छेद होते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं, वहाँ पर इनका निर्माण होता है, वहाँ पर इनका कलेक्शन होता है। पेट्रोल की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत हैं, जिसमें कार्बनिक सिद्धांत जो है उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और उसके अनुसार कालांतर में जब जीव और वनस्पति पृथ्वी के अंदर दब गए थे, ऑक्सीजन की कमी के कारण ये गल गए थे, और टेम्परेचर भी ज़्यादा था, कुछ नमी की मात्रा भी थी, तो इनके सड़ने करने की वजह से पेट्रोलियम की उत्पत्ति हुई। तो वर्तमान समय में परतदार चट्टानों के नीचे जीव और वनस्पति धीरे धीरे जो इसका रूप है वो परिवर्तित होता जाता है, और ये क्रूड ऑयल के रूप में ज़मीन में पैदा हो जाता है। और उस क्रूड ऑयल को जब हम निकालते हैं तो उसमें हम 3 तरह के प्रोडक्ट्स को प्राप्त करते हैं। पहला जो प्रोडक्ट है वो है पेट्रोल। ये सबसे ज़्यादा रिफाइंड होता है, आप देखोगे तो बिल्कुल क्लीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, स्मेल बहुत तेज़ होती है पर कोई कलर नहीं होता है। और सबसे अधिक इसका हम प्रयोग करते हैं, सारे व्हीकल्स में इसका प्रयोग होता है। इवन जो जितना भी एयरलाइंस हैं, जो कि एयर फ्यूल भी यही होता है, वहाँ इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है डीज़ल। पहले पेट्रोल और डीज़ल के दामों में बहुत फ़र्क होता था, डीज़ल थोड़ा सस्ता होता था, पेट्रोल महंगा होता था, पर पिछले कुछ सालों में ये ऑलमोस्ट इनमें मतलब जो डिफरेंस है रेट का, वो डिफरेंस अब इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये जो डीज़ल है ये मध्यम भार वाला होता है, और ये कंपैरेटिवली जो टफ़ व्हीकल्स होते हैं, जिसमें बस है, ट्रक है, रेल के इंजन है, जलयान है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनकी कारें चलती हैं आजकल, उसमें भी डीज़ल वर्जन बहुत सारे चलने लग गए। और उसके बाद बात करते हैं केरोसिन की। इसे हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं, और बचपन से हम अपने घर में स्टोव वगैरह देखते आए थे। आजकल के बच्चे शायद आप लोग वो नहीं सब जानते होंगे, पर पहले बहुत ज़्यादा गैस अवेलेबल नहीं होती थी, गैस के सिलेंडरों की शॉर्टेज रहती थी, तो हर घर में गैस के चूल्हे के साथ साथ एक मिट्टी के तेल का स्टोव भी रखा जाता था, और ज़रूरत पड़ने पर उस पे ही खाना बनता था। आप लोगों की जनरेशन ने शायद वो स्टोव भी नहीं देखा होगा, पर हमने उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया है। तो जो ये नीचे से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, उसमें से मेन 3 प्रकार का शक्ति का साधन ये निकलता है, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन।
अब अगर हम बात करते हैं इसके भंडारों के बारे में, तो आप ये देखिए कि पूरे वर्ल्ड का 2/3 पेट्रोलियम या प्राकृतिक तेल एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। एशिया महाद्वीप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये इकोनॉमिक रिसोर्स है जो यहाँ की इकोनॉमी में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है अपनी। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में सऊदी अरब जो है वो विश्व का 1/4 रिजर्व्स हैं उसके पास। प्रोडक्शन अभी इतना नहीं है, परंतु उसके भंडार जो हैं वो वर्ल्ड प्रोडक्शन के 1/4 हैं। इसके अतिरिक्त ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, ये भी बहुत बड़े भंडार हैं इसके प्राकृतिक तेल के। पश्चिमी एशिया के अतिरिक्त चीन, भारत, इंडोनेशिया, यहाँ पे भी अच्छी मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। और इंडोनेशिया की बात करते हैं तो वहाँ सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और यहाँ पे भी तेल निकलता है। और भारत और चीन में पिछले 5-7 साल में बहुत नए भंडार खोजे गए हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि इन देशों में आने वाले समय में प्राकृतिक तेल का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। एशिया में सऊदी अरब सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। और इधर हम देखें साउथ की तरफ तो म्यांमार, जापान, पाकिस्तान, यहाँ पे भी कुछ कुछ मात्रा में ये निकलता है। देखिए अगर हम भारत की बात करते हैं, हम राजस्थान में रहते हैं, हमें पता है कि वेस्टर्न राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में इसके रिजर्व्स हैं। और इससे लगता हुआ जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पे भी बड़ी मात्रा में इसके रिजर्व्स हैं। तो अब हमने वहाँ पर कमर्शियली वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। अभी वहाँ पे रिफाइनरी नहीं लगी है, परंतु उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। और रिफाइनरी अगर वहाँ नहीं लग पाएगी, कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं, तो हो सकता है यहाँ से पाइपलाइन के द्वारा इसे किसी दूसरी रिफाइनरी में ले जाया जाए और जहाँ पे इसको रिफाइन करके इसको मार्केट में भेजा जाए। तो ये इसका अगर आप उत्पादन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ज़मीन पे हम कुएं खोद कर इसको निकाल लेते हैं, परंतु इसी प्रकार से समुद्र में भी कुएं खोदकर हम इसको बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो हम ओएनजीसी की बात करें तो ओएनजीसी एक कुएं खोदने का काम करता है। आप अगर बॉम्बे हाई वगैरह देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि समुद्र में इतने गर्त तक वो इस प्रकार से इसका कुआं बना देते हैं कि वहाँ से रिग से तेल को बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, परंतु भारत में बहुत इस प्रकार के स्थान हैं जहाँ पे हम समुद्र के अंदर से भी हम इसको निकाल रहे हैं। तो इसका निकालने का प्रोसेस वही होता है, कुएं बना के ही इसको निकाला जाता है। और इसको निकालने के लिए बहुत सेफ्टी के नियम हमें मानने पड़ते हैं, क्योंकि अगर इन तेल के कुओं में आग लग जाती है तो बड़ा एक डिफ़िकल्ट काम होता है और इस तरह की घटनाएं होती रहती है। जब एक बार इनमें आग लग जाती है तो कई कई दिन तक वो आग भड़कती रहती है। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नीचे से उसको फ्यूल मिलता रहता है। आप अगर ऊपर से बुझाएंगे तो बार बार नीचे जैसे ही फ्यूल मिलेगा वो फिर भड़क जाती है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो हमें बहुत देखने को मिलती है। इसलिए इस इंडस्ट्री में सेफ्टी के जो नॉर्म्स होते हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और साथ ही साथ बचाव के सारे उपाय भी रखे जाते हैं। कई बार हमने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जब ये ईरान और इराक के बीच में युद्ध की स्थिति थी और इराक में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट था, तो समुद्र में ये तेल बहुत बड़ी मात्रा में छोड़ दिया गया था और उससे समुद्र का जो इकोसिस्टम था उसको बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा था। और बहुत बड़ा जंतु जगत को भी, जो चिड़ियाएं वगैरह उस समय वहाँ पे थीं, वो भी सब बिल्कुल वो इतना पानी इस प्रकार का हो गया था कि वो वहीं फंस गई थी, वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो ये सारी घटनाएं भी हम समय समय पर देखते रहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं भी निरंतर होती रहती है। तो ये आज हमने इसका जो मेन जो इसके बारे में पढ़ा। कल हम इसके एशिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कल का जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे कि एशिया में पेट्रोलियम का मेन उत्पादन का क्षेत्र कौन सा है,
कहाँ कहाँ वो एक्सपोर्ट करते हैं, क्या विदेशी व्यापार की स्थिति रहती है, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। थैंक यू।